हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ देवेंद्र लखनोत्रा और आज मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के न्यू टॉपिक के साथ। तो स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था बैलेंस केमिकल इक्वेशंस होती क्या है और इनको क्यों किया जाता है। तो दोबारा मैं आपको ये चीज़ रिमाइंड करवाना चाहता हूँ। बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहने का मतलब है कि आपने ये 9th क्लास में पढ़ा होगा, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। कहने का मतलब है मास आप ना क्रिएट कर सकते हो ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। बट अगर मैं केमिकल रिएक्शन की बात करूँ तो इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या मतलब है। कहने का मतलब है द टोटल मास ऑफ reactants is equal to the total mass of products। कहने का मतलब है जब भी ये केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें जो रिएक्टेंट्स का मास और प्रोडक्ट्स का मास हमेशा सेम या इक्वल होना चाहिए। बट हमें केमिकल रिएक्शन में तो मास का पता नहीं चलता है, तो आप वहां पे क्या लिखते हो, केमिकल रिएक्शंस को इक्वेशंस की फॉर्म में लिखते हो, तो वहां पे हमें एटम्स की अरेंजमेंट के बारे में पता चलता है। तो इसका कहने का मतलब है द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एलिमेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट एलिमेंट्स। कहने का मतलब है जितने एटम्स रिएक्टेंट में प्रेजेंट होंगे उतने ही एटम्स प्रोडक्ट में भी प्रेजेंट होने चाहिए। तो एग्जांपल देखिए आप स्टूडेंट्स, H2 प्लस O2 इट विल फॉर्म H2O। तो कहने का क्या मतलब है स्टूडेंट, हाइड्रोजन ये इसकी सिंबॉलिक फॉर्म है हाइड्रोजन की, और ये G क्या बता रहा है, इट रिप्रेजेंट द फिजिकल स्टेट, एंड ऑक्सीजन का सिंबल है O एंड G रिप्रेजेंट फिजिकल स्टेट, और ये दोनों मिलके बनते हैं आपके पास वाटर, और वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होती है, लिक्विड। अब कहने का क्या मतलब है, देखिए अगर आप हाइड्रोजन को की तरफ ध्यान दीजिए तो हाइड्रोजन के 2 एटम हैं रिएक्टेंट्स में, और प्रोडक्ट में भी कितने एटम्स हैं, 2। कहने का मतलब हम यहाँ पे ना स्टूडेंट्स टेबल बना लेते हैं, दैट इज वाई आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो आप सबसे पहले टेबल फॉर्म कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी इस चीज़ को। एलिमेंट्स यहाँ पे लिखिए नंबर ऑफ रिएक्टेंट एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को कंसीडर करेंगे। हाइड्रोजन रिएक्टेंट्स में एरो के इस तरफ सारे रिएक्टेंट्स होते हैं, तो रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2, और प्रोडक्ट में भी कितने हैं, 2। ये तो बैलेंस है। अब नेक्स्ट ऑक्सीजन की टर्म, ऑक्सीजन को अगर आप देखें तो रिएक्टेंट में तो इसके एटम 2 हैं बट प्रोडक्ट में 1 है। तो अगर आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन की तरफ फोकस करें तो जितने एटम रिएक्टेंट्स है ऑक्सीजन में उतने ही प्रोडक्ट में होने चाहिए, बट यहाँ पे ये बैलेंस नहीं है, तो आपको ये बैलेंस करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आप क्या करोगे, कौन सा नंबर चूज करोगे, जब वो नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो दोनों के एटम बराबर हो जाए। अगर आप इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए ऑक्सीजन के एटम पहले रिएक्टेंट में भी 2 थे और अब प्रोडक्ट में भी 2 हो गए। कहने का मतलब है आप प्रोडक्ट में आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, जो नंबर आप मल्टीप्लाई करते हो वो सामने मल्टीप्लाई करते हो। बट यहाँ पे स्टूडेंट आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी,
ऑक्सीजन के एटम यहाँ पे 2 हैं, तो ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ भी। हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गई, सॉरी ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई, बट हाइड्रोजन हमारे पास इनबैलेंस हो गई। तो देखिए हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एटम है, बट यहाँ पे 4 एटम्स हैं। 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ऑक्सीजन तो हमारे पास बैलेंस है, और हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। मतलब हमारे पास प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के एटम हो गए 4। अब आपको दोबारा रिएक्टेंट में एक पार्टिकुलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, जिसकी मल्टीप्लाई करने के बाद वो 4 हो जाए, दैट इज 2। तो देखिए स्टूडेंट, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के एटम 4, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के एटम 4, और ऑक्सीजन के एटम 2, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन के एटम 2। इसको बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आई होप कि ये आपको समझ आई होगी। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हम सॉल्व करने वाले हैं, उनसे आपको और इजीली समझ आ जाएगा। स्टूडेंट ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं आप। जिंक प्लस H2SO4, it will form ZnSO4 plus H2। स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिंक की टर्म। जिंक का एटम कितने प्रेजेंट है रिएक्टेंट में? 1, और यहां पे भी कितने हैं? 1। इट मींस जिंक आपका बैलेंस है। नेक्स्ट हाइड्रोजन की टर्म। हाइड्रोजन के एटम कितने हैं यहाँ पे? 2 रिएक्टेंट्स में, प्रोडक्ट में भी 2, ये भी बैलेंस है। नेक्स्ट सल्फर। सल्फर के कितने एटम हैं? 1, और प्रोडक्ट में भी कितने हैं? 1, दैट इज ये भी आपका बैलेंस है। अब नेक्स्ट लास्ट ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 4, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? 4। इट मींस ये आपके पास कंप्लीट बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इसको आपको बैलेंस करने की नीड नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट दूसरी एग्जांपल स्टूडेंट्स, ये इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि इसके बाद आपकी जो केमिकल रिएक्शंस आने वाली हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो आप आराम से समझिए, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा ये। सी तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप एक टेबल ड्रा कर लीजिए। सुनिए, टेबल आपको बहुत हेल्प कर देगा इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिए आप लोग एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम एटम कंसीडर करते हैं कार्बन। तो कार्बन अगर आप रिएक्टेंट्स की तरफ देखो तो कार्बन का 1 एटम है और प्रोडक्ट में भी 1 एटम है। इट मींस ये तो आपके पास ऑलरेडी बैलेंस्ड है। नेक्स्ट उसके बाद आ जाते हैं आप लोग ऑक्सीजन की तरफ। तो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन का 1 एटम है और प्रोडक्ट में भी 1 एटम है, ये भी ऑलरेडी बैलेंस्ड है। थर्ड हाइड्रोजन। अगर आप हाइड्रोजन की तरफ फोकस करो तो रिएक्टेंट में तो 2 एटम हैं, बट प्रोडक्ट में हमारे पास स्टूडेंट 3 एटम ये और 1 ये, मतलब 4 एटम आपके पास प्रेजेंट है। तो प्रोडक्ट में आपके पास 4 एटम प्रेजेंट है। अब सिंपली आपको सिर्फ एक ही एटम को बैलेंस करना है, दैट इज हाइड्रोजन। तो कौन से नंबर के साथ आप स्टूडेंट मल्टीप्लाई करोगे जिसकी क्वांटिटी 4 हो जाएगी? सिंपली 2। और करना कहाँ पे स्टूडेंट? रिएक्टेंट में
सिर्फ हाइड्रोजन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखिए जब आप इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आपके हाइड्रोजन के 4 एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये भी आपके पास केमिकल इक्वेशन को बैलेंस आपके पास होगी। नेक्स्ट थर्ड, आई होप स्टूडेंट ये भी केमिकल इक्वेशन आपको इजीली समझ आई होगी। स्टूडेंट हम स्टेप बाय स्टेप ना बड़ी बड़ी क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे। CO2 प्लस HO2 C6H12O6 प्लस O2। स्टूडेंट ये केमिकल रिएक्शन हमें फोटोसिंथेसिस बताती है। तो चलिए स्टूडेंट इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। स्टूडेंट ये इस केमिकल इक्वेशन के ऊपर भी थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करिएगा। फर्स्ट कार्बन को करते हैं बैलेंस। कार्बन को अगर देखो तो रिएक्टेंट में कितने एटम हैं? 1 और प्रोडक्ट में कितने हैं? 6। तो स्टूडेंट रिएक्टेंट में 1 एटम है और प्रोडक्ट में 6। तो कौन से नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे जिसकी वजह से कार्बन के एटम रिएक्टेंट में भी 6 हो जाएं? इट मीन सिंपली 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कार्बन के एटम 6 हो जाएंगे। और करना कहाँ पे? देखिए रिएक्टेंट में सिर्फ कार्बन को, रिएक्टेंट में कार्बन को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ ये 6 कार्बन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी कार्बन के एटम 6 और प्रोडक्ट में भी कार्बन के एटम भी 6। इट मीन्स ये तो बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट, अब हम चलते हैं चलो ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो ऑक्सीजन को देखो कितने हैं स्टूडेंट्स? 6 2 12, 12 और 1, मतलब कहने का मतलब ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में 13 ऑक्सीजन के एटम है। और अगर आप प्रोडक्ट में बात करो तो यहाँ पे 8, 6 और 2 8 एटम है किसके? ऑक्सीजन के। और कहने का मतलब है ये स्टूडेंट्स कितने होंगे आपके पास? 13 ये और 8 यहाँ पे। और हाइड्रोजन को भी लिख ही लेते हैं हम लोग। हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने हैं? रिएक्टेंट में 2 और प्रोडक्ट में 12। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को भी आप बैलेंस कर सकते हो, बट अगर आप हाइड्रोजन के ऊपर फोकस करो वो ज़्यादा, अगर आप उसको बैलेंस कर लोगे तो ऑक्सीजन भी इजीली बैलेंस हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट हाइड्रोजन के एटम 2 हैं, यहाँ पे 12 है। इट मीन्स अगर मैं रिएक्टेंट में 6 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये आपके पास 12 एटम हो जाएंगे हाइड्रोजन के साथ। करना कहाँ पे है? सिंपली यहाँ पे रिएक्टेंट में आपने हाइड्रोजन को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया है। इट मीन्स 6 2 12, यहाँ पे भी 12 आपके हाइड्रोजन के एटम हो गया। हाइड्रोजन तो बैलेंस होगी। अब ऑक्सीजन की तरफ ध्यान देते हैं। हाइड्रोजन, अब ऑक्सीजन दोबारा इनबैलेंस है। 6 2 12 और 6 18, मतलब कहने का मतलब है ऑक्सीजन के 18 एटम्स प्रेजेंट हैं रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट में कितने प्रेजेंट हैं? 6 और 2 8, मतलब यहाँ पे 8 प्रेजेंट है। अगर मैं स्टूडेंट इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो देखिए 6 2 12, 12 और 6 कितने हो गए? 18। यहाँ पे भी आपके 18 एटम प्रेजेंट हो गए प्रोडक्ट में। ये भी आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। होप ये केमिकल इक्वेशन भी आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं। HNO3 प्लस CaOH2 स्टूडेंट
इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करिएगा। सबसे पहले आप टेबल बनाइए। स्टूडेंट ये टेबल आपको बहुत हेल्प करेगा केमिकल इक्वेशन को सॉल्व करने में। तो होप सबसे पहले आप टेबल ही बनाओगे, उसके बाद केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करोगे। एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स इन reactants, number of atoms in product। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोग किसको बैलेंस करोगे? नाइट्रोजन को करते हैं। चलिए, आप किसी भी एटम को ले सकते हो, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, किसी को भी, बट हम पहले नाइट्रोजन को कंसीडर करते हैं। क्यों स्टूडेंट? समझना जरूरी है आपको। देखिए, अगर मैं रिएक्टेंट्स की तरफ देखूं तो नाइट्रोजन का एटम एक है, और अगर मैं प्रोडक्ट की तरफ देखूं तो स्टूडेंट देखिए, जब भी कभी ब्रैकेट में नंबर बाहर मल्टीप्लाई दिया होगा तो ये नंबर ब्रैकेट के अंदर जितने भी एटम है सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। कहने का मतलब है प्रोडक्ट में आपके नाइट्रोजन एटम कितने हैं? 2। सबसे पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं, तो नाइट्रोजन के एटम को बैलेंस करने के लिए मुझे रिएक्टेंट में 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए स्टूडेंट, नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गई। अब नेक्स्ट एटम को कंसीडर करते हैं, कोई भी हम कंसीडर करते हैं हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन की देखिए, हाइड्रोजन की तरफ फोकस करिए। हाइड्रोजन के एटम कितने हैं रिएक्टेंट्स में? 2 and 2 4, और प्रोडक्ट में कितने हैं? रिएक्टेंट में आपके 4 एटम हैं और हाइड्रोजन के प्रोडक्ट में कितने हैं? 2। इट मीन्स प्रोडक्ट में कौन से नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो बराबर हो जाएंगे? 2 के साथ। सिंपली 2 के साथ मल्टीप्लाई किया आपने, हाइड्रोजन के एटम आपके यहाँ पे बैलेंस हो गए। राइट गाइस? अच्छा, अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑक्सीजन एटम की। तो ऑक्सीजन को देखिएगा, 2 3 6, 6 और 2 8, मतलब 8 एटम आपके प्रेजेंट हैं रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के, और प्रोडक्ट में देखिए 2 3 6, और 6 और 2 कितने हो गए स्टूडेंट? 8। तो ऑक्सीजन भी आपके पास बैलेंस हो गया। अब लास्ट बात करते हैं स्टूडेंट कैल्शियम की। तो रिएक्टेंट में कैल्शियम का एटम 1 था और प्रोडक्ट में भी 1 है, और ये भी आपके पास केमिकल रिएक्शन बैलेंस होगी। होप कि ये रिएक्शन आपको इजीली समझ आई हो। फिर भी अगर आपको कोई भी इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने में कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। स्टूडेंट, एक लास्ट एग्जांपल को हम बैलेंस करेंगे। BaCl2 Al2 SO4, it will form aluminium trichloride BaSO4। स्टूडेंट, मैं इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये आपको एग्ज़ाम में आना ही आना है। अगर आप इस केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना सीख लेते हो तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा इन फ्यूचर 11th एंड 12th में केमिकल रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझने में। तो सबसे पहले स्टूडेंट बैलेंस करते हैं बेरिलियम को। तो रिएक्टेंट में कितने एटम है इसके? 1, और
प्रोडक्ट में भी कितने हो गए आपके पास, कितने हैं स्टूडेंट, 1। ये तो आपके पास बैलेंस है। नेक्स्ट, ये तो स्टूडेंट आपके पास बैलेंस हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, क्लोरीन की। तो क्लोरीन की तरफ देखिए, क्लोरीन के एटम रिएक्टेंट्स में 2 हैं और प्रोडक्ट में 3 हैं, 2 और 3। तो स्टूडेंट कोई ऐसा नंबर लोगे जो 2 में भी आए, जो 3 में भी आए, दैट इज 6। तो अगर आप रिएक्टेंट में 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हो और प्रोडक्ट में 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो हमारे पास क्लोरीन बैलेंस हो जाएगा। कहने का मतलब है पहले रिएक्टेंट में मल्टीप्लाई करिए आप 3 के साथ और प्रोडक्ट में किसके साथ मल्टीप्लाई करिए, सॉरी 2 के साथ मल्टीप्लाई करिए तो क्लोरीन देखिए 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 बैलेंस हो गया। बट बेरिलियम दोबारा आपके पास इनबैलेंस हो गया, 3 रिएक्टेंट में प्रेजेंट है और 1 प्रोडक्ट में। तो क्या करोगे, सिंपली आप यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यह भी आपके पास बैलेंस हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब आप बैलेंस करोगे, एल्यूमिनियम की टर्म लेते हैं। तो एल्यूमिनियम के कितने एटम्स हैं यहाँ पे, 2, और यहाँ पे भी कितने हो गए आपके पास, प्रोडक्ट में 2। तो एल्यूमिनियम भी आपके पास बैलेंस हो गया। नेक्स्ट, अब बात करते हैं सल्फर की। सल्फर की बात करते हैं स्टूडेंट। तो सल्फर के एटम देखिए, रिएक्टेंट में कितने हैं, 3, और यहाँ पे भी कितने हैं आपके पास, 3। तो ये भी आपके पास, सल्फर भी आपके पास बैलेंस हो गया। अब लास्ट ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 4 3 ज़ा 12, और यहाँ पे कितने हैं, 3 4 ज़ा 12। मतलब ये भी आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी। होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको मेरे इस टॉपिक में कहीं पे भी कोई डाउट क्रिएट होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। थैंक यू।